As promised in my previous, जो मैंने पुराने वीडियोस में आपसे प्रॉमिस किया था कि जो ये इरडो 1.153 का प्रॉब्लम है, इसको हम एक ऑल्टरनेट मेथड से करेंगे जहां हम इसको एज ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर लेके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम वही है, हमारे पास दो मासेस है और इस मास को स्प्रिंग को कंप्रेस किया गया है इनिशियली और होल्ड किया गया है बाय थ्रेड। तो हमारे पास दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहले ये है कि जब हम इस थ्रेड को बर्न करेंगे आफ्टर गिविंग इनिशियल कंप्रेशन के बाद जब हम इसको बर्न करेंगे या काट देंगे तो हमें कितना मिनिमम कंप्रेशन चाहिए इस स्प्रिंग में ताकि ये मास बाउंस ऑफ हो। और अगर हमने अब इसमें कंप्रेशन दिया है 7 mg/k, ऑब्वियसली जो हम यहाँ से निकालेंगे वो उससे ज्यादा है, तो ये मास बाउंस ऑफ करता है फ्रॉम द सरफेस और हमें बताना है कि सेंटर ऑफ मास किस हाइट पे जाएगा। देखो मैंने इस पे लिखा है, आप इसको पढ़ के भी आराम से समझ सकते हैं। जो मैंने अप्रोच ली है उसको मैंने ऑलमोस्ट इस सारे पे राइट डाउन करके रखा है ताकि आपको मेरी बात के बजाय अगर आप इसको पढ़ भी लेते हैं, जस्ट यू रीड, यू गो थ्रू इट, तो आप इजिली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। द एम ऑफ सॉल्विंग दिस, जो हमने प्रीवियस दो वीडियोस में इसको सॉल्व किया है, दैट वाज द जनरल अप्रोच जो हमने फोर्स इक्वेशंस ली है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब भी ये मास जो होगा, लेट अस अज्यूम कि पहले इसमें कंप्रेशन नहीं है, यानी कि ऐसे ही मास स्प्रिंग पे रखा है, तो बाय इट्स द वेट ऑफ दिस मास, जो इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा, this mass will be pulled downwards towards the earth due to the gravity, यानी कि यहाँ इसको एक mg फोर्स लगेगा और उस mg फोर्स की वजह से स्प्रिंग में कुछ कंप्रेशन आ जाएगा, स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा, वो उसको अपोज करेगा एंड फाइनली स्प्रिंग में एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। अभी हमने इसमें कंप्रेशन नहीं दिया है, सिर्फ हमने क्या किया है, मास को ऐसे छोड़ दिया है बाय द वेट ऑफ मास, जो इस मास पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, वेट है, उसकी वजह से ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा। कितना कंप्रेस होगा? तब तक कंप्रेस होगा जब तक स्प्रिंग फोर्स इस फोर्स को बैलेंस नहीं करता, यानी kx जो हमारा है वो mg के बराबर ना हो। सिंपल। लेट अस से दैट उस टाइम जो स्प्रिंग में हमारा ये हो गया है कंप्रेशन, वो x डेल्टा xe है, that will be equal to mg/k. This will be the equilibrium without any force जो हमने compression दिया है, this will be the natural compression due to the gravity. तो ये पहली चीज आपको समझनी है। अब हम इसको कंप्रेस जब करेंगे, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से कंप्रेस करेंगे या एक्सटेंशन करेंगे, फिर छोड़ेंगे इस मास को, this mass will definitely oscillate. अगर ये मास ऊपर भी आ जाता है, this will continue to have simple harmonic motion. And this mass will also have simple harmonic because ये spring mass system है, कहीं नहीं एनर्जी आ रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम इनर्शिया टू दिस स्प्रिंग में और स्प्रिंग से वापस इसमें एज ए काइनेटिक एनर्जी, फिर ये एज ए पोटेंशियल एनर्जी। दिस विल हमेशा, जब भी आपका स्प्रिंग मास सिस्टम होगा, क्योंकि उसमें जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो हमेशा अपोजिट होता है डिस्प्लेसमेंट को, तो always it will execute simple harmonic motion. Even this body when it is air bound, तो ये भी ऊपर जा रहा होगा, इसका भी simple harmonic motion. तो ये simple harmonic motion का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे टू सॉल्व दिस इक्वेशन। ठीक है जी, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो हम इस मास का सिंपल हार्मोनिक मोशन लेंगे। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा, दैट विल बी mg/k। ठीक है जी, दिस विल बी इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट। चलिए अब हम यहां पहुंचे। नाउ द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड। अब हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन एस्टैब्लिश होगा, अब हमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया बाय सम एक्सटर्नल एजेंट, बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। तो उस वजह से जो स्प्रिंग में हमारा कंप्रेशन टोटल नेचुरल लेंथ से इसका कंप्रेशन आ गया, सॉरी नेचुरल लेंथ से इसमें जो कंप्रेशन आ गया, अगर इसका नेचुरल लेंथ L है तो इसका कंप्रेशन टोटल कंप्रेशन डेल्टा x जो हम लेते हैं, दिस इज इंक्लूडिंग जो इसकी वेट की वजह से कंप्रेशन हुआ और एक्सटर्नल एजेंट की वजह से कंप्रेशन। लेट अस नाउ और डेल्टा x इज नॉट डेल्टा x, व्हाट वाज देयर इनिशियल कंप्रेशन ड्यू टू वेट, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में कंप्रेशन था
उसके अलावा नहीं है। इन दिस डेल्टा एक्स, जो इस डेल्टा एक्स में हम इंक्लूड करेंगे वो कंप्रेशन। ठीक है जी। तो जब हम इसको स्प्रिंग को रिलीज करेंगे बाय बर्निंग द थ्रेड, जो क्वेश्चन बोल रहा है, या कैसे भी रिलीज काट के करेंगे, अब स्प्रिंग जो ये मास करेगा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है वो हमने एस्टेब्लिश किया है, दैट विल बी जो डेल्टा एक्स ई दैट इज mg बाई के। सो एम्पलीट्यूड कितना होगा, देखिए ये बॉडी है, मैं आपको यहां दिखाऊंगा, ये यहां बॉडी है, अगर ये स्प्रिंग इसके साथ अटैच्ड है ऐसे, ठीक है, दिस इज इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर मैं इसको यहां डेल्टा एक्स मूव करूं तो इसका एम्पलीट्यूड यही रहेगा, डेल्टा एक्स यहां जाएगा, फिर ये डेल्टा एक्स वापस आ जाएगा, इट विल ऑसिलेट डेल्टा एक्स। लेकिन हमारा यहां डेल्टा एक्स टोटल है, लेकिन ऑलरेडी इसका जो मीन पोजीशन है, क्योंकि हमारा ये इस टाइप का पोजीशन बन गया है, ठीक है जी। देखिए ऑलरेडी अगर हम मानेंगे एल स्प्रिंग का लेंथ था, एल स्प्रिंग का लेंथ बाय द वेट ऑफ दिस ब्लॉक एम, मास एम, ऑलरेडी इसमें एक कंप्रेशन आ गया है दैट इज इक्वल टू mg बाय के। ठीक है, अगर हम बोलेंगे कि हमने टोटल कंप्रेशन जो इसका नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग था उससे डेल्टा एक्स किया है टोटल, ठीक है, इसका मतलब है कि जो ये ऑसिलेट करेगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन, इसका मीन पोजीशन ऑलरेडी mg बाई के कंप्रेस हुआ है, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन के ही आसपास से ऑसिलेट करेगा, तो इसका एम्पलीट्यूड इतने से कम रहेगा। अगर हमने देखो यहां अगर हमने डेल्टा एक्स इसको एक्सपेंड किया या कंप्रेस किया तो एम्पलीट्यूड डेल्टा एक्स ही रहेगा, लेकिन इस पोजीशन में जब ये वर्टिकल फॉर्म में है mg बाई के ऑलरेडी इसका इक्विलिब्रियम कंप्रेशन है, तो अगर हम टोटल अज्यूम कर रहे हैं कि टोटल कंप्रेशन हमने डेल्टा एक्स दिया नेचुरल लेंथ से, तो ऑसिलेशंस का जो एम्पलीट्यूड होगा वो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही होता है, इसलिए वो हमारा रहेगा ए डेल्टा एक्स माइनस mg बाई के। ठीक है जी। तो एट बाउंस ऑफ लोअर मास, जब ये लोअर मास जस्ट बाउंस ऑफ करेगा, सेंटर ऑफ मास सिस्टम का कितना रेशो होगा, ठीक है, देखिए ये सिस्टम था हमारा। अब हम देखेंगे जब हम लोअर मास को एट बाउंस ऑफ करेंगे, बाउंस ऑफ मतलब है एट द कंडीशन व्हेन इट्स n बिकम्स 0, ठीक है जी। तो हमारा सेंटर ऑफ मास कितना मूव किया होगा फ्रॉम आवर इनिशियल कंप्रेशन टू द बाउंस ऑफ, n 0 है तो mg को हमें इक्वल करना है स्प्रिंग फोर्स की, दैट इज kx, दैट इज kx, लेट अस से kx। तो उस टाइम एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग कितना होना चाहिए, mg बाई लेट अस से k, यानी कि अगर हमें इसमें बाउंस ऑफ करना है, पहले हमें स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ पे आना है ताकि स्प्रिंग फोर्स 0 हो जाए, उस टाइम n विल बी इक्वल टू mg, और उसके बाद स्प्रिंग में एक्सटेंशन देना है ताकि ये mg को आहिस्ता आहिस्ता अपोज करे, एंड व्हेन mg स्प्रिंग फोर्स के बराबर, व्हेन स्प्रिंग फोर्स mg के बराबर हो जाएगा तो इट इज जस्ट बाउंस ऑफ। तो हमारा सेंटर ऑफ मास पहले यहां था, इट वाज डेल्टा एक्स, जो हमारा पहला कंप्रेशन स्प्रिंग में कितना था डेल्टा एक्स, तो उसके बाद और इसमें एक्सटेंशन हो गया दैट इज mg बाई के, mg बाई के, ठीक है जी। जो हमने दिया था डेल्टा एक्स जो हम ले रहे हैं और mg बाई के, हमारा जो सेंटर ऑफ मास मूव किया वो हम इस फॉर्मूला से, लोअर मास तो मूव किया नहीं, अपर मास जो हमारा मूव किया ये ऑलरेडी डेल्टा एक्स नीचे था, और एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग ताकि ये लिफ्ट ऑफ हो जाए उसकी वजह से mg बाई के हुआ, तो डेल्टा एक्स प्लस mg बाई के अपर मास मूव हुआ, टोटल मास दोनों का सेम है m प्लस m, तो आपका h1 जो आ जाएगा 1/2 डेल्टा एक्स प्लस mg बाई के। अगर आप इसमें से mg बाई के कॉमन निकालना चाहे तो हमारा ये बनेगा mg बाई 2k, ये हमें आगे आगे काम आ जाएगा, तो आई एम डूइंग इट
So it will be, sorry, it will be K delta x divided by mg plus 1. ठीक है, होप यहां तक आपको ये समझाया होगा कि सेंटर ऑफ मास कितना आप ऊपर आ जाएगा, एंड वी कॉल दैट h1 डिस्टेंस, जब ये बॉडी जस्ट बाउंस ऑफ के लिए होगी, बिकॉज बाउंस ऑफ के लिए इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन होना जरूरी है, और वो कितना एक्सटेंशन होना चाहिए, स्प्रिंग फोर्स शुड बी इक्वल टू mg ऑफ द लोअर मास, तो क्योंकि ताकि इस पे जो ये लोअर बॉडी है इस पे नीचे mg हो और ऊपर स्प्रिंग फोर्स हो, and if when this is equal to mg, n will be equal to 0. n will be equal to 0 because mg plus n is equal to kx. ठीक है जी, तो यहां तक तो आपको ये बात समझ आई होगी, आई होप कि इस पे लिखा भी है। ठीक है जी, चलते आगे। ओके, चलिए अब एट बाउंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ अपर मास कितना होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हमें पता है एट एनी इंस्टेंस अगर बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, वो हमने देखा कि हमारा जो अपर बॉडी वो लोअर बॉडी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा व्हेन इट इज एयरबाउंड हमेशा, तो उसका वेलोसिटी स्क्वायर होता है उस टाइम ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड स्क्वायर माइनस एक्सिस एट दैट टाइम। आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये आप जानते ही होंगे कि अगर आपको कोई बॉडी जैसे पेंडुलम है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, अगर आप चाहते हैं कि एट एनी इंस्टेंस, अगर आपको पता है मीन पोजीशन से ये दिस इज इट्स मीन पोजीशन, अगर ये मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ है दैट इज एक्स, अगर आपको पता है, अगर आपको इसका एम्पलीट्यूड पता है, अगर आपका इसका ओमेगा पता है दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। वेलोसिटी स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इस बॉडी में हमारी अपर बॉडी ऑसिलेट कर रही है, तो हमारा पता है एम्पलीट्यूड इसका कितना होगा जो हमने इसमें कॉम्प्रेशन दिया है, क्योंकि वापस मीन पोजीशन से जितना ये डिस्प्लेस हुआ है, कॉम्प्रेशन हमने डेल्टा एक्स दिया है, मीन पोजीशन इसका mg बाई k था, तो उसको माइनस करके ये हमारा एम्पलीट्यूड आ गया। ठीक है जी, डेल्टा एक्स माइनस mg बाई k का होल स्क्वायर, एंड वी वांट टू कैलकुलेट इट एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, जब ये जस्ट बाउंस ऑफ हुआ है। तो हमारा मेन पोजीशन देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये बॉडी है, मेन पोजीशन इसका ऑलरेडी mg बाई k है। अब डिस्प्लेस कितना हुआ है, mg बाई k इसका मेन पोजीशन है, फिर ये नेचुरल लेंथ पे आ गया, फिर इसमें एक्सटेंशन आ गया, वो भी आ गया mg बाई k, क्योंकि इसको लोअर mg बैलेंस करना है, तो टोटल आ जा गया हमारा 2 mg बाई k, इसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन है अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये हम लगाएंगे इसमें 2 mg बाई k। तो ये एम्पलीट्यूड ओमेगा हमें पता है क्योंकि स्प्रिंग k है और बॉडी ये है, मास ये है और स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो इसका ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ k बाई m। ठीक है, तो यहां तक तो आपको ये समझ आ गया होगा। तो जस्ट इसमें सब्स्टिट्यूट करके दीज वैल्यूज तो इस फॉर्म में हमने लगा दिया। तो उस टाइम अगर हम एडजस्ट बाउंस ऑफ पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालना चाहें, वो होगी अपर बॉडी की जो वेलोसिटी है, इसे मैंने निकाल के रखा है m1 v1 m2 v2, जैसे भी निकाल m1 प्लस m2, m1 अभी 0 है, अभी उठा नहीं है, ये v है जो हमने अज्यूम किया ऊपर, तो मास 2m है, तो अपर एट दैट टाइम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी v by 2. v is the velocity of upper body at just at bounce off। ठीक है जी, अब फर्दर हाइट कितना करेगा ये एसेंट, जो इसका पोटेंशियल एनर्जी mg, सारा ये जो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अपर बॉडी स्टॉप पे आ जाएगा, सारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास कंज्यूम होगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी में। सो mgh, सो इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी खा जाएगा और वो बनेगी पोटेंशियल एनर्जी। सो mgh2 आफ्टर बाउंस ऑफ, इसका वेलोसिटी एट द बाउंस ऑफ v by 2 है, where v is the velocity of the upper body at just bounce off। तो सेंटर ऑफ मास का मास 2m है, तो ये मैंने लिख के रख दिया, तो h2 आपका है। By substituting the value of v square in this equation, you can get it 348। ठीक है, so we know that at bounce off, अगर हमें पता है
अगर हमें पता है बाउंस ऑफ, एटलीस्ट जब नीचे बॉडी को बाउंस ऑफ करना है, अपर बॉडी को एटलीस्ट उतना एक्सटेंशन है कि ये रुक जाना चाहिए या इससे ज्यादा होना चाहिए, दैट इज इट्स वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 एट जस्ट बाउंस ऑफ। दैट मीन्स v स्क्वायर शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। सो v तो आपको उधर मिला है पिछले पेज में, तो इसमें जस्ट सब्स्टिट्यूट करके it should be greater than equal to 0, this will not be equal to 0, then this is equal to 0, इसका this will be this because kx minus, तो आपका ये आ जाए। तो एक क्वेश्चन तो हमने ऐसे सॉल्व कर दिया। अब रही दूसरी बात, टू कैलकुलेट हाइट। ओके, हाइट हमारी पता है दैट इज h1 जब तक ये बाउंस ऑफ पे आ जाए, h2 जो हम निकाल दिया है जितना इसका काइनेटिक एनर्जी वो खा के इनको ऐड करके, जस्ट सिंपल मैथ है, आप इसको मैथ को पूरा देख लेना, इट इज अ गुड वे ऑफ सॉल्विंग दिस। अदरवाइज दोनों का h1 उसका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करके हमने इसको दिया है, एंड फाइनली वी कैलकुलेटेड द h एज 8 mg/k। होप ये मेथड आपको अच्छा लगा होगा। एनीवे, अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।